सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक कहानी सुनिएगा। एक बादशाह अपने एक वज़ीर से नाराज़ हो गया और उसे सज़ा देने पर तुल गया, यानी बहुत नाराज़ था। उसने कहा मैं सज़ा देकर ही छोड़ूंगा। किसी ने उस वज़ीर की पुरानी वफ़ादारी याद कराते हुए माफ़ी की दरख्वास्त की कि बादशाह साहब माफ़ कर दें। बादशाह सलामत ने कहा नहीं। बादशाह ने सखावत का मुजाहरा किया अलबत्ता और वज़ीर को 2 ऑप्शंस दे दिए कि माफ़ी तो नहीं मिलेगी लेकिन 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी को चूज़ कर लो। अब उसका इंतखाब करने की ऑप्शन दे दी गई कि आप इंतखाब करें। ये ऑप्शन क्या थी? यानी या तो सरेआम 100 जूते खा ले या फिर 100 प्याज खा ले। सरेआम जूते खाने में वज़ीर साहब को अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई और वज़ीर ने फ़ौरी कहा कि मैं 100 प्याज खाने को तैयार हूँ। चुनाचे उसके आगे प्याज का टोकरा रख दिया गया। अब जनाब ने प्याज खाना शुरू कर दिए। अभी चंद प्याज ही खाए थे कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हिम्मत नहीं रही कि मज़ीद प्याज खाए जा सकें। अब मज़ीद प्याज खाना उस वज़ीर की जान निकलने के मुतरादिफ हो गया। ऐसा समझ लें कि उसकी जान निकलने के मुतरादिफ हो गया और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं 100 जूते खाने को तैयार हूँ, ये प्याज का टोकरा उठा लिया जाए। फिर वज़ीर साहब को जूते लगना शुरू हो गए। अब एक गिनती के दर्जन जूते लगे थे और वज़ीर चिल्लाने लगा, मर गया मर गया, मुझे छोड़ दिया जाए। उस वज़ीर ने सज़ा देने वाला हाथ रुकवाया और गिड़गिड़ा कर फरियाद की कि मैं प्याज खाने को तैयार हूँ। अब क्या हुआ जी, दोबारा प्याज वाला टोकरा उसके सामने रख दिया गया। अभी 2-4 प्याज ही खाए थे, फिर वावेला शुरू कर दिया कि ये तो नामुमकिन है, मैं फिर से जूते खाने को तैयार हूँ। सारा दरबार ये सब देखता रहा। वज़ीर कभी प्याज और इसके साथ जूते भी खाता रहा और आखिरकार जब सज़ा मुकम्मल हुई तो वज़ीर 100 प्याज के साथ 100 जूते भी खा चुका था। अब नाज़रीन, 100 प्याज और 100 जूतों वाली कहानी इस वक्त हमारी सियासत में भी चल रही है। मैं अक्सर कहती हूँ कि कहानी से कुछ सीखना चाहिए और ये कहानी आपको क्या बताती है कि हुकूमत गिराने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा लेने का ऐलान करके पीडीएम बुरी तरह से फंस चुकी है। कभी जलसे कभी इस्तीफ़े, कभी जलसे कभी इस्तीफ़े, कभी इलेक्शन से इनकार और अब इकरार। अब मुझे तो बिल्कुल प्याज और जूते वाली कहानी लग रही है। आपको याद होगा पीडीएम जिसमें 11 जमातें शामिल हैं, जब उसने अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू की तो एक ही नारा था इनका, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा चाहिए, बस इस्तीफ़ा 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 और कुछ नहीं। लेकिन जमहूरियत की ट्रेन को पटरी से उतारने की इस कोशिश को अवाम ने नाकाम बना दिया। अब कोरोना का खतरा था लेकिन ऑपोजिशन ने फिर भी कहा कि हम तो मुल्क में जलसे करेंगे। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ जलसों का? चले कर लिया आपने, जिद करके जलसे, मिला क्या? नतीजा क्या? कुछ भी नहीं, 0 ज़ीरो अंडा, कुछ भी नहीं मिला। खैर, इन जलसों का सियासी प्याज खाने के बावजूद भी जो अपोजिशन की अकल है वो ठिकाने नहीं आई। फिर ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा लेने निकले थे वो खुद इस्तीफ़े देने पर आ गए। अब ये सियासी मार नहीं तो क्या है? अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस काम की इब्तिदा ही दुरुस्त ना हो, जिसकी शुरुआत ही दुरुस्त ना हो, उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? अब इन जलसों का जो आगाज़ है जिस अंदाज से किया गया, इसका अंजाम क्या अच्छा हो सकता है? दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या अच्छा हो सकता है? जो अंदाज था शुरू करने का, अंजाम नाकामी ही होगा। इसके अलावा कुछ सोचिएगा भी नहीं आप कि कहीं आपको कामयाबी मिलेगी, 1% या 2% भी। सिर्फ नाकामी 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 ही आपकी किस्मत में। आपको याद है ना कि नून लीग ने ये जो इदारे हैं इनके खिलाफ महाज खड़ा करने की कोशिश की, यानी नाम ले लेकर बहुत सी अहम शख्सियात हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियात हैं, उन ओहदेदारों को निशाना बनाया गया। और क्यों बनाया गया सब जानते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा था, साजिश उन लोगों के खिलाफ। अब दूसरों के लिए कहते हैं ना कि गड्ढा खोदने की जब कोई कोशिश करता है तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। सच ये कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक ना एक दिन उसी गड्ढे में उसने गिरना ही है। सो पीडीएम भी गड्ढे में गिर रही है, यानी अपना खोदा हुआ गड्ढा उसमें खुद ही गिर रही है और इसकी वजह बना मुल्क दुश्मन बयानियाँ, हुकूमत गिराने की जो गैर आइनी तरीका है वो। अब ये हकीकत है कि इस बयानिए ने बहुत दिन पहले आप कह लें कि पीडीएम की बुनियादें हिला कर रख दी थी, बहुत पहले। और पीपल्स पार्टी जिसकी जमहूरी जिदोजहद कह लें, इनकी जमहूरी जिदोजहद की एक अपनी तारीख़ है, मंझी हुई जमात है इन तमाम इस पूरे टोले में, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क दुश्मन बयानी के ख़िलाफ़ पहले दिन ही आवाज़ उठा दी थी, यानी वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और पीपल्स पार्टी कह लें कि वो वाहिद जमहूरी जमात है जो बनकर सामने आई जिसने रियासत मुखालिफ नारे की खुलकर मुखालिफत की कि हमें तो इससे दूर रखा जाए। और मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर जमातें हैं
उन्हें भी इस खतरनाक खेल से दूर रहने का बाकायदा मशवरा भी दिया। लेकिन नून लीग तो आपको पता है कि इसी का मशवरा कहाँ मानती है। नून लीग ने मैं ना मानूं की जिद कायम रखी, अड़ी रही जिद पे, और इसके बाद सियासी हल्के ये पेशगोई करते रहे कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के साथ मजीद नहीं चल सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनको कह दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा। अब पीडीएम ने अपने नाकाम जलसे जब देखे तो एक और कार्ड इन्होंने मुतारिफ करवाया मार्केट में, सियासी मार्केट में एक नया कार्ड मुतारिफ करवाया, खेला वो कार्ड, और वो क्या था, इस्तीफे का कार्ड। जबकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ भी समझ बूझ का मुजाहरा किया, दीगर अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इस्तीफे दे दिए जाएँ, ज़रूरत पड़ने पर आखिरी ऑप्शन। अब बिलावल जरदारी ही थे वो जिन्होंने नून लीग को इस सियासी खुदकुशी से आप कह लें कि बचाया, और अब भी नून लीग ने जो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया, इसके पीछे भी पीपल्स पार्टी ही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस्तीफों से पहले इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का इरादा था इनका। पीडीएम का मकसद था कि वो सड़कों पर हुकूमत का फैसला करके इसको किसी भी तरह घर भेजे, लेकिन जब सड़कों पर भी अपोजिशन को नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो फिर पीडीएम की आदत, वो क्या कहते हैं, होश ठिकाने आ गए। अब लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की आवाज़ें सुनाई देना भी बंद हो गई हैं, और अब तो बिलावल जरदारी ने एक और कार्ड खेल दिया है। ये कार्ड कौन सा कार्ड है, ज़रा देखिए। जी, तो सुना आपने, बिलावल पहले दिन से इस बात की मुखालफत करते रहे कि हुकूमत गिराने के लिए गैर आइनी तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि वो जमहूरियत बचाने पर यकीन रखते हैं। यानी उस बात की मुखालफत करते रहे कि गैर आइनी तरीका जो इख्तियार करने के हक़ में हैं लोग, ये इनके मुखालिफ हैं। अब जो जमहूरियत बचाने पर यकीन रखे या जो मंझी हुई पार्टी हो, हुकूमत की आड़ में जमहूरियत गिराने पर ना यकीन रखे, वो पीपल्स पार्टी। आप समझ लें कि इदारों से टकराव ये नहीं चाहते। कराची मज़ार वाले वाक़े पर इन्होंने आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतबार किया। जरदारी साहब ने पीडीएम वालों से क्या कहा था, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि कुछ हमसे सीखें, हमें ना सिखाएं, हम सीखे हुए हैं, हमसे सीखें। बिलावल उनके वालिद माजी से सबक सीख चुके हैं, सीखे हुए लोग हैं, वो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा उन्होंने सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात लड़ने पर बाकी अपोजिशन जमातों को राज़ी किया। वो पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं, और इसलिए वो सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के ज़रिए मौजूदा हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, यानी आइनी तरीका। अब मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह ना चाहते हुए भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर रजामंदी जाहिर की है, ठीक उसी तरह अब मुस्लिम लीग नून को बिलावल की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने की बात भी मानना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून बिलावल जरदारी की इस बात पर खूब आप देख रहे हैं कि नाक मुँह भी चढ़ा ले चलना, फिर भी आप मेरी बात याद रखिएगा, चलना इसे फिर भी बिलावल के पीछे ही पड़ेगा, याद रखिएगा। और मैं अपोजिशन की जो हुकूमत गिराने की कोशिशों की मुखालिफत नहीं कर रही, मुझे सिर्फ इनके तरीके पे एतराज़ है इनके तरीक़ाकार पर। इस मकसद के लिए जिस चीज़ की आइन और कानून में इजाज़त नहीं, आप वो तरीका आखिर क्यों इख्तियार करते हैं? फिर इदारों पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, किसी भी रिस्पेक्टेबल शख्सियत के ख़िलाफ़ आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों अपनी सिर्फ सियासत बचाने के लिए जमहूरियत को आप लोग दर हकीकत ख़तरे में डाल देते हैं? क्यों निज़ाम को ख़तरे में आप लोग डालते हैं? अगर आप लोगों में हिम्मत है तो मिलकर लाएं हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। लेकिन जिन्हें एक दूसरे पर एतमाद ना, आप सोचें नाजरीन, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कैसे ला सकते हैं? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अब इसीलिए सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो एक बात बड़ी दुरुस्त कह रहे हैं कि पीडीएम वाला जो किस्सा है, अब आप तमाम समझें इस किस्से को। रही बात नून लीग की, तो वहाँ भी इख्तियारात की जंग चल रही है। पार्टी अरकान को पता ही नहीं है कि बयानिया किसका चलेगा। ये सवाल आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हर लीगी की ज़बान पर था। अब आप अंदाज़ा करें, जिनसे अपनी पार्टी मुत्तहिद रखना मुश्किल हो गया, ये दिन आ गए इन लोगों के कि इनको समझ नहीं आनी है इनमें से किसका चलेगा, वो पीडीएम को कैसे मुत्तहिद रख पाएंगे? अब इतनी जमातें क्या एक पेज पर आ सकती हैं? इनकी अपनी जमात एक पेज पर नहीं है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। अब इनकी आंखें मेरे ख्याल से खुलने लगी हैं, वरना पहले पीपल्स पार्टी के बलबूते पर ये जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, वो भी 7वें आसमान पे था। ज़रा मरियम का क्लिप चलाइएगा। क्या ये हरकत करी थी खातून? क्या आपको ज़ेब देती है इस तरह की हरकत करना? आई एम स्पीचलेस। मैं जब भी इनका क्लिप देखती हूँ सोशल मीडिया पे, यकीन जानिए मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि क्या ये हरकत करी। इन्होंने खुद भी बाद में देख के शायद थोड़ा बहुत पछताई हो कि मैं क्या कर रही थी ये। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं, जिनको ये अपने मुँह बोले भाई कहती थी और बड़ा मान था उन मुँह बोले भाई पर, लेकिन जब इनके उस मुँह बोले भाई ने
इन्हें रियासत मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करने से रोका और इन्हें आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करने का रास्ता दिखाया, तो इन्होंने बिलावल भाई की ये बात नहीं मानी। मुस्लिम लीग नून चाहती क्या थी कि सड़कों पर इंतशार हो और उस इंतशार के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी हो, अपनी करप्शन बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत का जीना मुश्किल कर दिया जाए। और नून लीग इसी खुशफहमी में थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत का खात्मा कर देगी। अब यही वजह थी कि नून लीग की नायब सदर रियासती इदारों और वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़े ललकार दिया करती थी, और PDM के सरबराह भी हुकूमत को डेडलाइन पर डेडलाइन देते रहे, कभी 31 दिसंबर, कभी 31 जनवरी। लेकिन जैसे 31 दिसंबर गुजरा वैसे 31 जनवरी भी यकीन जानिए गुजर जाएगा। लेकिन इनके हाथ, दोबारा मैं अल्फाज रहेंगे, यकीन जानिए कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरियत का दामन किसी सूरत भी हाथ से नहीं छोड़ेगी। समझदार पार्टी है, समझदारी कर रही है, प्रैक्टिकली कर रही है, ज़बानी कलामी नहीं। अब नून लीग क्या चाहती है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत को लात मारने में नून लीग का साथ दे, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा सियानी है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इनकी बातों में नहीं आने वाली। और नून लीग के ख्वाजा आसिफ भी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की तरह PDM के ज़ोर पर क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा देखिए। देखा आपने, इन्हीं बातों नून लीग की इसी मनफी सियासत की वजह से पीपल्स पार्टी और बिलावल ने अपना हाथ खींच लिया। नून लीग कहती थी कि असम्बलियों से जो इस्तीफ़े हैं वो दे दिए जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेनेट इलेक्शन आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन आज वही मुस्लिम लीग नून सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रही है। देखें ज़रा, पार्लियामेंट में होने वाले इजलास में यह तय पाया था कि मुस्लिम लीग नून सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। अच्छा जी, चलें अब आवाम को बताएं कि फिर ये जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये सब क्या था। मुस्लिम लीग नून के आज पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की ये जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, इस कहानी को आपके साथ शेयर करने से पहले आज मुस्लिम लीग नून के होने वाले इजलास के ज़रा बैकग्राउंड की मैं बात करना चाहूँगी, सुनते जाइएगा। मुस्लिम लीग नून के जो आज के इजलास की टाइमिंग अगर आप देखें ना नाजरीन, तो मालूम होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले बिलावल ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया, सुना आपने। और बिलावल ने हर बार की तरह इस बार भी नून लीग को सरप्राइज़ दिया, और नून लीग ने इस सरप्राइज़ पर बात करने के लिए ही आज का इजलास बुलाया था। अब मुस्लिम लीग नून अब अच्छे से समझ चुकी है कि पीपल्स पार्टी उनके रंग में किसी सूरत भी रंगने वाली नहीं है, यानी ये पीपल्स पार्टी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सके, तो ऑप्शन से निकाल दें। अब इसी वजह से नून लीग का जो तकब्बुर वाला लहजा, गरूर वाला लहजा है, वो ज़रा धीमा हो गया, धीमे अंदाज में बदल गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, देखिए ज़रा मरियम का क्लिप और ज़रा कंपेयर कीजिए। पहले आर या पार की बात की जाती थी, ऐसा ही है, और हर हद पार करने की बात की जाती थी, आर या पार, हर हद पार। लेकिन बिलावल की तरफ से हर लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने के ऐलान के बाद नून लीग के जो गुरूर का बुखार है ना, आप समझ लें कि यूं नीचे उतरा। अब नून लीग की नायब सदर ने आधी बात आप समझ लें कि दुरुस्त कही और आधी बात गलत, कि PDM में बहुत समझदार लोग बैठे हैं। PDM में बगैर किसी शुबे के शक के बिलाशुबा समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन नून लीग में नहीं बैठे। आज नून लीग के मनफी रवैयों की वजह से बिलावल को नून लीग से इख्तलाफ करना पड़ा। इन लोगों के रवैये सही होते, इन लोगों का विजन ठीक होता, सोच ठीक होती, तरीका ठीक होता, तो इख्तलाफ बनता ही नहीं था, ये एक पेज पर होते। और इख्तलाफ किया उन्होंने, इनके रवैयों की वजह से समझदारी का मुजाहरा अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिलावल ने किया, उनकी जमात ने किया, तो गलत नहीं होगा। अब नून लीग की हमाकतें कह दें, बेवकूफ़ियाँ कह दें, स्टुपिडिटी कह दें, कि इतनी बेवकूफ़ियों और इतनी हमाकतों की वजह से पीपल्स पार्टी को अपना दामन बचा कर चलना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी को PDM से मुँह फेरना पड़ रहा है। नून लीग की नायब सदर ने जब PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत की, तो उनसे पूछा गया कि बिलावल क्यों नहीं आए, तो उन्होंने आपको पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर ही नहीं है, इसलिए वो शिरकत के लिए नहीं आए हैं। फिर सवाल हुआ, अगला सवाल, कि मेंबर तो आप भी नहीं हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि उन्हें खुसूसी दावत दी गई है। यानी कहने का मकसद ये है कि नून लीग एक तरफ खुद को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी कहती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी इस जमात से अपना दामन बचाती रही। और इसी वजह से मरियम साहिबा को बिलावल के हर इजलास की अदम शिरकत पर गैर वजनी आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, गैर वजनी दलीलें देना पड़ती हैं। अब वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब बिलावल जरदारी इस्तीफ़ों और कहने के लॉन्ग मार्च से आगे निकल चुके हैं, बल्कि बिलावल ने तो अदम एतमाद तहरीक लाने के ऐलान के बाद लॉन्ग मार्च की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। या मेरे ख्याल से यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, अगर मैं बात ऐसे कहूँ कि नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब
इस हवाले से इजहार ख्याल करें, कुछ कह रहे हैं। टीम ज़रा क्लिप चलाएगा कुरैशी साहब का। जी सुना आपने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिलावल के अदम एतमाद की तहरीक को आइनी करार दे दिया, आइनी करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने PDM की जो तर्ज सियासत है उस पर बाकायदा तबसरा किया है कि ये मुफादात के लिए इकट्ठे होने वालों का एक टोला है और ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अब वाज़ेह हो गया, नाज़रीन क्लियर हो गया कि पीपल्स पार्टी शायद बहुत जल्द PDM से खुद को बाकायदा अलग कर लेगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से माजी में बहुत ज़ख्म खाए हैं और पीपल्स पार्टी बड़ी मंजी हुई पार्टी है, इतनी आसानी से ज़ख्मों को भूलने वाली तो नहीं है ना। जरदारी सब ज़ख्मों को भूल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, नून लीग ने पहले भी आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की आड़ में पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने की बार कोशिश की, बारहा कोशिश की, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कहते हैं ना कि सीखी हुई पार्टी है। जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि हमसे सीखें, हमें ना सिखाएं, कुछ सीखना है तो हमसे सीखें, लेकिन इनकी किस्मत माठी थी कि जरदारी साहब के अल्फाज पे गौर नहीं कर सके, नहीं सीखा इन्होंने। अब पीपल्स पार्टी अब समझ लें कि सबक सीख चुकी है, सीखी हुई पार्टी है, दोबारा गलती की गुंजाइश उनके पास नहीं है, ना वो गलती करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। एक सहाफ़ी की तरफ से दी गई एक आज की खबर है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से फिर मुलाकात की है और बकौल उन सहाफ़ी के ये मुलाकात इतवार को हुई थी और बड़े खुश माहौल में हुई थी। अगर अभी खबर सच है तो फिर मानना पड़ेगा ना कि आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। यानी जैसी ज़बान ये नून लीग वाले, नून लीग के रहनुमा बोलते रहते हैं, फिर इतने बड़े ज़र्फ़ का उन्होंने मुज़ाहरा किया कि मुलाकात की। अब इस मुलाकात में मोहम्मद ज़ुबैर को, मेरे ख्याल से जो ज़बान बोलते हैं इदारों के ख़िलाफ़, मोहम्मद ज़ुबैर को ज़बान का सोच कर शर्म तो आई होगी थोड़ी बहुत, थोड़ी सी शर्म तो आई होगी। अब पीपल्स पार्टी के जो खुर्शीद शाह साहब हैं, आपको याद है कि उन्होंने नून लीग की इस तर्ज सियासत पर कुछ कहा था। मैं ज़रा उनके तारीख़ी जुमले दोहराना चाहूँगी कि जब मतलब हो तो ये लोग पाँव भी पड़ जाते हैं, यानी मतलब हो तो पैरों में गिर जाएंगे और मतलब निकल जाए तो गले पड़ जाएंगे। यानी अजीब लोग हैं ये। लेकिन ये जो मुफाद परस्ती का चलन है ना, ये हमेशा चल नहीं सकता। अब इसी मुफाद परस्ती की सियासत की वजह से जो PDM का शराजा है वो बाकायदा बिखर गया है और लीगी की आदत अब भी अगर नहीं समझती तो फिर मैंने आपको आगाज़ में कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा, जैसा कहानी में गलती करने वाले वज़ीर का हाल हुआ था, सियासत में नून लीग को भी ऐसी सज़ा मिल सकती है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, मिल सकती है, क्योंकि अब अवाम भी मुफाद परस्तों को अच्छी तरह से जान चुके हैं और अवाम ने भी साफ कह दी है कि बस ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में तमाम अक़लियतों पर ज़मीन तंग है, लेकिन पंजाबी सिखों के खिलाफ तो आप देख रहे हैं कि जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। इसीलिए सिखों को खालिस्तान तहरीक से बदगुमान करने, उन्होंने सज़ा देने के लिए ज़ालिमाना ज़रई इस्लाहात की गई, जिनसे पंजाबी सिख किसानों की रोज़ी रोटी और जीना तक महाल हो गया। लेकिन मोदी का ये जुल्म अब उसके गले पड़ रहा है। खालिस्तान तहरीक और किसान मूवमेंट साथ साथ परवान चढ़ रही है और कल भारत में रिपब्लिक डे के मौके पर किसान नई दिल्ली पर चढ़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल चावला साहब और दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत जिन बुनियादों पर बनाया गया था, आज जिस तरह अक़लियतों के हकूक़ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ डाका डाला जा रहा है, क्या ये वही भारत है जिसका गांधी दर्ज देते रहे? जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। फिजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम करता हूँ, मगर आपके प्रोग्राम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप हमें खुल के बोलने का मौका देते हैं। तो जैसे आपने पूछा है बहुत कि शुक्रिया, भारत बहुत शुक्रिया। जिस 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 बुनियादों पे बना था वो बिल्कुल उस पर पूरा नहीं उतर रहे। जैसे कि 1947 में सिखों के साथ वादा किया गया था कि आप हमारे साथ हो, जो हम आपको अपना हक देंगे, मगर इस बात को 73 साल हो गए हैं, आज तक हमें वहाँ तक नहीं मिला। इस बात को आप देख लें कि हर जगह पे हमें सिखाया गया। 1947 से लेकर ही आज दिन तक हमें हमारी शिनाख्त को ख़त्म किया गया, हमें हिंदू करार दिया गया, हमारे दरबार साहब पे अटैक किया गया, हमारे किसानों के लिए ऐसे कानून लाए गए कि उनको जानबूझ के कर्जे दिए गए, किसानों को खुदकुशियों पे मजबूर किया, हमारे बच्चों को नशों पे लगाया गया,
हमें हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई, हमारी नस्ल कुशी की गई। मगर ये मैं अब फिजा जी एक बात ये आपके प्रोग्राम में से जरूर कहूंगा कि अब इंशाअल्लाह जैसे भारत में अकलियतों को तंग किया जा रहा है, इसमें नागालैंड के, इसमें पंजाब के, इसमें कश्मीर के और इसमें बहुत सारी स्टेटें हैं जो ऐलान कर चुकी हैं अलहदगी का, और इस अलहदगियों का सेहरा जो है वो अब मोदी के सर पे जाएगा, क्योंकि मोदी जो है वो अब इंडिया का गुरबाचौफ अब साबित होगा, और अनकरीब सारी जो आज़ादियां हैं, सारी जो तहरीकें हैं वो इंशाअल्लाह परवान चढ़ेंगी। ठीक है रिजाना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने गोपाल साहब को भी सुना, आप कुछ ऐड करना चाहे प्लीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल भी ज़रा सुन लीजिए कि लाखों किसान दिल्ली की सरहद पर आप देख रहे हैं कि 3 महीने से सरापा एहतजाज कर रहे हैं। अब इन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की कॉल भी दी। इस रोज़ दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड भी है, आपको पता है। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस तक भी जारी कर दिया है। अब आपके ख्याल में क्या कुछ हो सकता है कल? जी, पहली बात तो ये है कि जो गोपाल सिंह साहब की बात है उससे जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ वो ये है कि सूरत हाल इस नहज पे पहुँच गई है कि इसकी वापसी के कोई आसार नज़र नहीं आते। वो जो कहते हैं ना क्रॉसिंग द रूबिकॉन, तो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, और साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत भारत की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। और हम तो हैरान है, हालांकि जो भारत के ज़ी शऊर लोग हैं वो सब बता रहे हैं हुकूमत को कि ये आप क्या कर रहे हैं। कश्मीर तो चले पुराना मसला था, वो तो हमेशा से वहाँ पर जुल्म सितम हो ही रहा था, लेकिन भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ, दालित्स के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख भी रही है। अभी हमें किस बात का खदशा है? देखिए, बात ये है कि ये तो काम रुकने का है नहीं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता खालिस्तान की तहरीक का रंग बदल रही है और वो किसी सूरत में इनके काबू में नहीं आएगी। सारी दुनिया जानती है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि अगर कोई सही लड़ाका कौम है भारत के अंदर तो सिख कौम है, और इनका सामना वो नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस से कर पाएंगे और ना ही फ़ौज से कर पाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, कुछ फोर्सेस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बता दिया जी हम आपकी जंग नहीं लड़ पाएंगे। तो खदशा जिसका मैं इजहार कर रहा था वो ये था, इस चीज़ को आप ज़रा शामिल कर लेना, जो सुबह उनको चीन के बॉर्डर पे हुई, जो कुछ पाकिस्तान के साथ जब हवाई जंग हुई उसमें हुआ, फिर जो कश्मीर में बेकाबू है जो वहाँ की आज़ादी की लहर है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, खदशा इस बात का है कि वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि इसको एक्सटर्नलाइज करने के लिए और अपने कौम को जोड़ने के लिए वो कोई ऐसा इक़दाम ना करे जो कि पाकिस्तान की तरफ हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दे या कोई और कोई इस किस्म का काम करे। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बल्कि तमाम मैं कहूँगा जितने पड़ोसी हैं हिंदुस्तान के, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो इस बात को थोड़ा सा फैलाने के लिए और अंदरूनी यकजहती पैदा करने के लिए, बेशक वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, कोई इस किस्म का काम कर सकते हैं जिसमें सारी कौम को वो रैली करने की कोशिश करें। तो ये हमारा खदशा है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये आखिरी गलती भी कर दी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कश्मीर भी अल्लाह के फजल करम से आज़ाद होगा, खालिस्तान भी बन जाएगा और भी बड़ी रियासतें जो है टूट के अलग हो जाएंगी। शायद वो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, शायद इसी रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है जी, गोपाल साहब, आपने जैना साहब को भी सुना, कुछ ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से ये इंडिया में जो किसान है, पंजाबी किसान, आप देख रहे हैं कि गरीब से गरीबतर होते चले जा रहे हैं। 3 महीने हो गए एहतजाज को, फिर भी मोदी की जो हठधर्मी है बरकरार है। आपको क्या इलाज नज़र आता है इसका? मोदी की हठधर्मी का इलाज क्या नजर आता है उसके? मतलब आप देखें नफसियाती हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। सॉरी, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ, तब तक मेरी दोबारा रब्ता करती हूँ, उनके आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आपसे मैं ये सवाल जो है ना सर पूछना अगर चाहूँ कि आपको मोदी की हठधर्मी की वजह क्या नज़र आती है? और पूरी दुनिया इस इशू को हाईलाइट करी, आप देख रहे हैं कश्मीर का मामला भी सबके सामने, किस तरह जुल्म वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है जनरल साहब, दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है, दुनिया बात नहीं करी इस इशू पर, यानी अपना मुफाद अहम है, इंसानियत को सब भूल गए। ये पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि ये मोदी ऐसा कर क्यों रहा है, तो मेरे ख्याल हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है और राष्ट्रीय सेवक संघ जो उनकी बुनियाद है, उनका मोटो है क्या? उनका मोटो है अखंड भारत। वो पुराना, और उसमें अखंड भारत में सिवाय हिंदुओं के, और हिंदू भी वो जो कि बड़ी जात के हिंदू हैं, और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सिख और ये क्रिश्चियन और मुसलमान जो वहाँ रह गए,
या दलित जो कि उनकी लोअर कास्ट हैं, उनके लिए तो वो तो ये चाहते हैं इन सबको नीस्त तो नाबूद कर दें और बहरे हिंद में इनको धकेल दें और पूरे हिंदुस्तान पे राज करें। ये एक उनका जैसे दीवाने का ख्वाब होता है, इस किस्म का ख्वाब है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें वो चल रहा है। दुनिया की आप बात कर रही हैं, तो मेरी बहन बात यह है कि दुनिया तो अपने मफाद को देखती है और आपने खुद उसका जिक्र कर दिया है। दुनिया उस वक्त हरकत में आएगी जब ये टूट फूट शुरू हो जाएगी, तब उनको ख्याल आएगा कि ये हमने क्या होने दिया। लेकिन हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक दिल से ये चाह रहे हों कि भी इतना बड़ा मुल्क जो है वो टूट ही जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हमें तो पता नहीं है कि उनके क्या इंटरेस्ट है, सिवाय अमेरिका का जो हमें पता है, जिसका भारत हलीफ है, और अमेरिका अपने हलीफों के साथ जो कुछ करता रहा है पहले, वो भी हमें मालूम है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत को भी सोचना चाहिए कि भी वो आगे उनका क्या हो सकता है। तो अगर हमें कोई तकलीफ़ है या किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो वो ये इंतज़ार ना करे कि दुनिया कश्मीरियों को कि दुनिया आके उनके दुख दर्द बांटेगी और दुनिया आके उनके मसाइल हल करेगी। जिसको जो करना है अपने ज़ोर बाजू से करे और आपस में मिलकर अगर करें तो ये मेरा ख्याल एक हफ्ते की मार नहीं है। तो ये सोचने की बात कि दुनिया आएगी या कोई इखलाकी तौर पे कोई दबाव डालेंगे या माशी दबाव डालेंगे या पॉलिटिकल दबाव डालेंगे, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। जितने भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इनको खुद खड़ा होना पड़ेगा, इनको अपने जोर बाजू से अपने आप को मनवाना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का काजर रहते हैं और दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और गोपाल चावला साहब मेरे साथ मौजूद। दोनों मेहमान का दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गोपाल साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़कर गई थी, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं सवाल दोहरा देती हूँ आपके लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, कि जो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में जो पंजाबी किसान हैं वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। अब 3 महीने हो गए, कम नहीं है कि 3 महीने से एहतजाज जारी है, लेकिन मोदी की हठधर्मी अभी तक बरकरार है। आपको उसकी हठधर्मी की वजह क्या नजर आती है और कोई इलाज नजर आता है इसका? जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब ये मोदी आया था, हम अब इसको मोदी तो नहीं कह सकते, ये मोदी जब आया था तो इसका प्लान ये था कि हमने भारत को भी खत्म कर देना है, हमने इंडिया को भी खत्म कर देना है और हमने स्टेट को सिर्फ हिंदुस्तान बना देना है। तो वो मोदी जो है वो स्टेट को अब सिर्फ हिंदुस्तान बना रहा है। वो सिखों को, वो क्रिश्चियनों को, वो दलितों को, वो हमारी जितने भी बाकी छोटी कौमें हैं या जितने वो कौमें जिनकी आंखों में आंखें डालती हैं, उस सबको खत्म करके भारत को वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। मगर फिजा जी, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि 1947 में हमारे जो बुजुर्ग थे उनका ये बहुत ही गलत फैसला था कि हमने बड़े सगीर में हिंदुस्तान को चुना और इस बनिया के ऊपर हमने यकीन किया था और उसका खमियाजा जो है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। मगर ये अल्लाह का करम है हम पे, फिजा जी, ये अल्लाह ताला का हम पे करम है कि आज तक जी इंडिया की पॉलिसीज ने, इंडिया के RSS ने, इंडिया के रॉ ने और ये बीजेपी ने, बाकी इनकी जो पार्टीज हैं, उन्होंने यही कोशिश की है शुरू से कि ये सिखों को तोड़ें, सिखों को पैसों पे लगाए, सिखों के नशों पे लगाए, सिखों में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए। मगर अब किसानों का ये जो आंदोलन है, ये ऐसे आंदोलन है कि इन्हें सबको एक कर दिया। और यहाँ तक कि इंडिया जो फौज है, फौज में जितने हमारे सिख भाई हैं वो भी आज यही कह रहे हैं कि वो जो किसान वहां पे बैठे हैं वो हमारे बाप हैं, वो हमारे चाचे हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। और हम, अगर हमारे बुजुर्ग पिछले 3 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं तो अब हम भी इंडिया के दफा का जो जंग है वो नहीं लड़ सकते। तो ये हमारी बहुत बड़ी बात है और इंशाअल्लाह अनकरीब इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने वाले। ठीक है। अच्छा, जनरल साहब, मोदी की घटिया सोच है अब पूरी दुनिया के सामने आ गई। वो अलग बात है कि दुनिया खामोश हो जाए या दुनिया आंखें बंद कर ले या बहरी हो जाए, लेकिन दुनिया देख रही है और आवाज़ उठाने वाले जो अभी भी ज़मीर रखते हैं वो आवाज़ उठा भी रहे हैं किसी हद तक। अब भारत में पंजाब के किसानों का जो एहतजाज है, यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ होगा। आपको लगता है कि कोई रंग लेकर आएगा? मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देखते हैं आप? देखें, चावला साहब जो बातचीत कर रहे हैं ये फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको दे रहे हैं
मैं तो आप और मैं तो जी। यहाँ से देखकर अपना अंदाजा लगा रहे हैं ना, तो जो उनकी जी, जी। असेसमेंट है मेरा ख्याल है वो बहुत एक्यूरेट है कि भारत टूटने जा रहा है और ठीक उसकी है। वजूहात बिल्कुल सामने हैं ठीक। और मौजूद हैं, और दुनिया को ठीक। इसकी इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि दुनिया तो ये चाहती है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो छोटे छोटे हैं। जितने भारत का एक सूबा है इतने इतने इस साइज़ के ममालिक हैं, तो वो तो ये चाहेंगे कि एक इतना बड़ा मुल्क जो है वो छोटे टुकड़ों में अगर बढ़ जाए तो उनके लिए आसान है इनके साथ डील करना। तो मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे पता तो नहीं है कि बड़ी ताकतें क्या चाहती हैं, लेकिन उनकी खामोशी ये बताती है कि चूंकि वो रास्ता नहीं रोक रहे मोदी का, और वो रास्ता सबको नज़र आ रहा है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है, और जो भी उसने तरीका अपनाया और शुरू से आप, और सिर्फ ये हम पहले समझते थे कश्मीर के साथ, आप ये अंदर अभी आप देख लें कि क्या हो रहा है, जैसे चावला साहब फरमा रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है जो आप ये कह रही हैं कि क्या होने वाला है, वो तो दीवार पे लिखा हुआ है। अगर तो इन्होंने कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर दी अपनी पॉलिसी में, शायद ये कुछ देर के लिए बच जाए, लेकिन जो दिलों में दरारें पड़ चुकी हैं, जो शकूक व शुबात गहरे हो गए हैं, ये जख्म अब मुंदमिल होने वाले नहीं है। ये बस बात है जल्द या बदेर की, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के टुकड़े होंगे। अब ये कल होते हैं या परसों होते हैं, ये बात देखने वाली है। अच्छा गोपाल साहब, ये भी ज़रा मैं जानना चाहूँगी कि मोदी सरकार और किसानों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम होने की आखिर वजह क्या है? आखिर ऐसे क्या मुतालिबात रख दिए गए थे नरेंद्र मोदी के सामने किसानों की जानिब से, जिन्हें नरेंद्र मोदी हजम ही नहीं कर सका? देखिए जी, सबसे पहले इनके जो शुरू से इनके किसानों के खिलाफ जो पॉलिसी है वो यही है कि जान के इनको कर्जे देते थे, और वो कर्जों का सूद इतना ज्यादा था कि अगर आप अंदाजा लगा लें तो लाखों किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं इनकी वजह से। फिर इनकी पॉलिसी ऐसी होती है, इनके इवन के वो जो खाद लगाते हैं, इनको जो स्प्रेज होती हैं, वो इतना वो बढ़ा चढ़ा के किसानों के सामने लाते हैं कि उनका इतना काम नहीं होता, मगर वो पैसे इतने ले लेते हैं कि किसान खुदकुशियों पे वो मजबूर होते हैं। अब ये जो इन्होंने 3 बिल जो ये लेके आए हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं, ये पंजाब को जो है, जैसे इन्होंने कश्मीर पे पहले किया, लद्दाख को अलग किया, अब ये पंजाब में किसानों को जो है, यानी सिखों को जो है, ये पंजाब से मुंतकिल करना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं, और ये पंजाब से भी काबिज होना चाहते हैं, जो इनकी मेन वजह है। तो हमारे जो सिख हैं, ये आप इंडियन फौज में भी देख लें, हर जगह पे देख लें कि वो हम क्या कहते हैं कि अब सर फूटे या माथा यारा, मैंने तो हाँ कर दी, अब हाँ हो गई है, अब जो होगा देखा जाएगा, और इंशाअल्लाह इंडिया के टुकड़े टुकड़े होंगे। और फिजा जी, एक जैसे वो शेर है एक कि कुछ जितने फट जमाने ने कुछ मार दिया तकदीरा, कुछ जितने फट जमाने ने कुछ मार दिया तकदीरा, नहीं तो कित्थों कित्थों सीवेंगी मैं सारा लीरा लीरा। तो इंडियन कौम ने सिख कौम को ऐसे लीरा लीरा कर दिया है कि अब अगर हमारे मुज़ाकरात भी हो जाएं, अब अगर वो हमारे ज्यादा, क्योंकि वो चालाक कौम है, अगर वो हमारे करीब भी आने की कोशिश करें तो अब दरारें, जनरल साहब की बात है कि वो दरारें अब ऐसी पड़ गई हैं कि इंशाल्लाह ये खालिस्तान बनकर रहेगा, और उनके जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हैं वो होकर रहेंगे। ठीक है, जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं ये समझता हूँ कि साफ ज़ाहिर है कि हम तो मशवरा ही दे सकते हैं। मैं ये कहूँगा अपने सिख भाइयों को, सिख बरादरी को, और जो बाकी अक़लीतें हैं कि वो अपने वफूद बनाकर यूएनओ में ज़रूर भेजें और बाकी बड़े मुल्कों में भेजें, ताकि उनको यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताएं, और ये उनको कहें कि जी हमें आप अलग होने में हमारी मदद करें, ताकि जितने भी ममालिक हैं जब वो सूरत हाल को पहचान लें तो फिर इनकी मदद करें। बिकॉज ये तो मजलूम लोग हैं, इनके ऊपर तो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। ये तो दलेर कौम है इसलिए खड़ी है, और मुसलमान वहाँ के दलेर हैं इसलिए खड़े हैं, वरना कई बेचारे तो सिर्फ मान लेते हैं इनकी बात के, दब जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो टाइम गुजर गया दबने वाला और दबाने वाला, ना वो दबा सकेंगे ना ये दबने वाली कौम है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया भी इनकी मदद के लिए आ जाएगी, पाकिस्तान अपना दिफा करेगा और उनकी फ़ौजों को बिल्कुल इस तरफ नहीं आने देगा, और फ़ौजों से सिख अलग हो जाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है कि ये टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, और इन्होंने खुद किया है, हुकूमत ने, शायद उनका मकसद ही ये था। ठीक है गोपाल साहब, आपका भी लास्ट कमेंट, उसके बाद मुझे क्लोजिंग पे जाना है। जी, मैं लास्ट में यही कहूँगा अपनी कौम को, अपने मुसलमान भाइयों को, कि हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो, अब हद अदब में ना रखा जाए।
तारीख ने दिया है कौमों को यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जालिम सरकार मुर्दाबाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और नाज़रीन, पैमरा सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है और अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी जो नाअहली है उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करके, बाकायदा बहाना तलाश करके कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस ही मुअत्तल कर देता है। लेकिन खैर मुल्क की अदालतें खुली हैं, इंसाफ अब भी मौजूद है जो बोल नश्तियात को बंद नहीं होने देगा और हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर इस कुर्सी पे बिठाया जाए, लाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।